ओके, हम लोग आज बात कर रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी के केस में कैन यू सी दिस डिविडेंड्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, ये नजर आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि होल्डिंग कंपनी भी है, सब्सिडरी कंपनी भी है। अब होल्डिंग कंपनी के पास, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। उस केस में क्या होगा, अगर वो डिविडेंड पे हो गया या वो डिविडेंड प्रपोज्ड है, ठीक है, या डिविडेंड अनपेड है, तीनों सिचुएशंस हो सकती है ना। या तो डिविडेंड पे हो चुका होगा, या डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका होगा, या पे कुछ भी नहीं हुआ है, वो अनपेड अनक्लेम्ड है। तो उस केस में क्या होगा और हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो अगर हम सबसे पहले बात करें डिविडेंड की, तो जो डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी दे रही है, उसने दिया। अब हम होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। उस डिविडेंड को हमें ये देखना है कि ये डिविडेंड कहाँ से पे किया गया। इज इट पेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और इज इट पेड फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? अगर तो ऐसा है कि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से पे किया गया, तो हम इसको शो करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट। ये आप नोट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट में हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, वहां पे हम दिखाएंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। हम क्योंकि प्री एक्विजिशन से मिल रहा है, तो प्री एक्विजिशन में हम यही देख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे को वैसे ही मिलना था। लेकिन अगर ये ऐसा है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से है, तो हमें क्या करना है, तो हमें इसे वापस क्रेडिट कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ओके, आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड। अगर ये प्री एक्विजिशन है, आप नोट कर लीजिए इसको, अगर ये प्री एक्विजिशन है तो ये जाएगा, क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट पे, क्योंकि हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और अगर ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको वापस क्रेडिट कर देंगे। और अगर पार्टली है कि थोड़ा प्री एक्विजिशन में से है, थोड़ा पोस्ट एक्विजिशन में है, तो हम उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे। प्री एक्विजिशन वाला इन्वेस्टमेंट टू इन सब्सिडरी अकाउंट और पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और अगर हमें डिविडेंड मिल चुका है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से, तो हम क्या करेंगे, गलती से अगर हमने उसको वहीं डाल दिया, तो हम इस मिस्टेक को भी ठीक करेंगे। जब हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वापस हम उसको डेबिट कर देंगे। व्हाट आई सेड, आई रिपीट। मान लो हमें डिविडेंड मिल गया, ठीक है, हम बोल रहे हैं प्री एक्विजिशन था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रखा है, तो हम उसको गलती को ठीक करेंगे। ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो उसको वापस डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। समझ में आया आपको? मैंने 3 सिनेरियोज आपको बताए। अगर हमारा डिविडेंड पे हो चुका है, जो प्री एक्विजिशन वाला है वो इन्वेस्टमेंट इज सब्सिडरी अकाउंट जाएगा, जो पोस्ट एक्विजिशन वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट में। प्रॉफिट हो रहा है ना, हमें होल्डिंग कंपनी को तो ये प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसको डिविडेंड मिल रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ था कि प्री एक्विजिशन था और हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना था इन्वेस्टमेंट में, तो वहां से उसको डेबिट करके वापस हम इस मिस्टेक को ठीक करेंगे, रेक्टिफिकेशन इसकी एक एंट्री करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा डिविडेंड अगर पे हो चुका है तब क्या करेंगे। दूसरी चीज क्या, सिनेरियो क्या आता है, अगर प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, बैलेंस शीट में आ रहा है होल्डिंग कंपनी के, तो उसको हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज जो वहां पे दिखा के, और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है उसके अंदर दिखा देंगे। लेकिन जो अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड है बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी में, उसको इसी साल के हम प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ये प्रपोज, इसका मतलब पुराना तो है नहीं, इस साल का ही है। और वहां से हम उसमें ये निकालेंगे कि होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है और माइनॉरिटी का कितना शेयर है। हम लोग हमेशा डिवीजन करते हैं, तो उसको हम वहीं पे डिवीजन करेंगे, माइनॉरिटी का अलग निकालेंगे, होल्डिंग का अलग निकालेंगे, और जैसे हम अलग अलग दिखाते हैं उनको, वैसे ही हम वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। और अगर अभी ये डिवीजन हुआ नहीं है तो उसका प्रपोजल है, तो हम फिर प्रपोजल को उसको अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे, तो वहां पे हम उसको दिखा देंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। अगर पे हो गया तो ही हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, अगर पे नहीं हुआ है तो हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, और अगर हमारा अनक्लेम्ड है अभी,
तो हम ये मान के चल लेते हैं कि इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है, क्योंकि हमने इसको क्लेम नहीं किया, इसका मतलब ये हमारा नहीं है और ये माइनॉरिटी का है, तो उसको हम करंट लायबिलिटीज में दिखा देंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से हमें क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए ये कंपनी है इंडियन ट्यूब्स लिमिटेड। ठीक है, उसने क्या किया, सारे के सारे शेयर कर लिए। पहले हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बाद में हैंडल करेंगे, पहले हम सिंपल सिचुएशन हैंडल करते हैं। भारत पाइप्स लिमिटेड थी, उसने इसको बाय कर लिया। ठीक है, 1 जून 2014 को, और जो कॉस्ट है 11,20,000 में उन्होंने सारे शेयर्स बाय कर लिए। हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर इनका चल रहा है वो जून से ही चल रहा है, 1 जुलाई टू 30 जून। तो 30 जून को उन्होंने जो बैलेंस शीट दिखा रखी है उसको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें हमारे पास जो शेयर कैपिटल है, पहले ये इंडियन ट्यूब्स की है, ये होल्डिंग कंपनी है। इंडियन ट्यूब्स इज योर होल्डिंग कंपनी एंड भारत पाइप्स इज योर सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी की कैपिटल दिखा रखी है 15 लाख की, रिजर्व दिखा रखे हैं 9,50,000 के, प्रॉफिट दिखा रखा है 8 लाख का, लाइबिलिटीज दिखा रखी है 1,50,000 की, क्रेडिटर्स जो दिखा रखे हैं, और नॉन करंट एसेट्स हमें दिखा रखी हैं, फ्री होल्ड प्रेमिसेस दिखा रखे हैं, मशीनरी है और इन्वेस्टमेंट्स है 11,20,000 की। अब यहाँ पे इन्होंने ऊपर ही बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो 11,20,000 का इन्वेस्टमेंट है ये भारत पाइप्स में ही लगा हुआ है सारा पैसा। ठीक है, तो इट इज कंप्लीटली क्लियर। तो इसलिए अगर यहाँ पे ये नहीं भी लिखा है कि इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी में है, तब भी हमें पता है कि ये जो है इन्वेस्टमेंट वहां से हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मशीनरी है हमारे पास और करंट एसेट्स है, ये तो हो गई हमारी होल्डिंग कंपनी। अब हमें क्या एडजस्टमेंट दे रखी है कि जो इंटरिम डिविडेंड है उसका रेट है 10% पर एनम फ्रॉम भारत पाइप्स। ठीक है, और जो ये 30,000 का स्टॉक है, स्टॉक एट कॉस्ट परचेज फ्रॉम द भारत पाइप्स एज ए पार्ट ऑफ 60,000 परचेजेस, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से बाय किया है, ठीक है, अब दोनों मर्ज हो रही हैं, मर्ज करके हम उनकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम अननेसेसरी अपना प्रॉफिट बढ़ा के नहीं दिखाएंगे। जैसे इन्होंने बोला कि 60,000 का स्टॉक खरीदा, हमने भारत पाइप से 60,000 का स्टॉक खरीदा, उसमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी कि 45,000 का कॉस्ट था और उसमें उसने हमें 60,000 में बेचा, और इस 60,000 के स्टॉक में से अभी भी 30,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इज दिस एडजस्टमेंट क्लियर? आई रिपीट, 60,000 का स्टॉक खरीदा था 15,000 के प्रॉफिट पे, मतलब उसने हमें बेचा था, और इस 60,000 में से अभी भी 30,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस 30,000 में से कितना प्रॉफिट का अमाउंट होगा? अगर 60,000 पे 15,000 का प्रॉफिट था तो 30,000 पे कितना प्रॉफिट होगा? 7,500। यस, 7,500। 7,500. बिल्कुल। तो अब हमने अपने स्टॉक में से जब हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो ये 7,500 हमें स्टॉक रिजर्व के तरीके से दिखाना है, क्योंकि अभी ये सेल हुई नहीं है। तो हम इसलिए जो सेल होगी उसका प्रॉफिट तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अभी ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वही वाला, तो इसीलिए हम उसको अपना अननेसेसरी प्रॉफिट इन्फ्लेट करके नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ भी इंटर कंपनी डीलिंग्स होती हैं तो वो हमें एडजस्ट करके दिखानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भारत पाइप जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसकी बैलेंस शीट है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। इसके पास जो शेयर कैपिटल है वो 50,000 शेयर्स है, इसके पास 5 लाख की कैपिटल है, और इसने कितने में शेयर्स खरीदे हमने इससे? हमारी कॉस्ट क्या है होल्डिंग की? होल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? बताइए, होल्डिंग ने जो इंडियन ट्यूब्स है उसने कितने में खरीदी ये पूरी कंपनी? कितने में शेयर्स, कितने में खरीदे इसके सारे शेयर्स? मैम 11,20,000. यस, 11,20,000 में खरीदे हैं। और आप म्यूट कर लीजिए। तो और इसकी कैपिटल जो है वो है 5 लाख की, इसके पास रिजर्व्स हैं 20,000 के एज ऑन जुलाई 1, 2014 फर्स्ट डेट पे, और प्रॉफिट एंड लॉस 3,60,000 का है, ये क्रेडिटर्स हैं, और फ्री होल्ड प्रोमिसेस इसके पास भी है, मशीनरी भी है, और स्टॉक इसके पास भी है, डेटर्स हैं और कैश है। ठीक है, लास्ट में एडजस्टमेंट दी है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था वो 2,80,000 था, ये जो है ना
स्टॉक का बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2,80,000, सॉरी नॉट स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका ओपनिंग बैलेंस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दिस 3,60,000 में से हमारे पास 280 जो है वो पहले का ही है, और हमने एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है सब्सिडरी कंपनी ने 10% पर एनम, जो पूरे साल में दिया गया है। ठीक है, अब आपको एडजस्टमेंट करनी है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, नो फाइनल डिविडेंड्स वर प्रपोज्ड। सो सिंपल केस है कि हमारा डिविडेंड पेड वाला सिंपल सा केस है, इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल प्रॉफिट्स निकालते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि बिफोर एक्विजिशन हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने हैं। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हमारा बताया गया था 2,80,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट है, और जनरल रिजर्व उन्होंने बताया कि ये सारा के सारा 20,000 जो है वो ये है, तो 3 लाख का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट्स। रिवेन्यू प्रॉफिट्स में क्योंकि कोई और है नहीं, हमने सारे के सारे शेयर्स ले लिए हैं, तो कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई चक्कर ही नहीं है। सिंपल, सबसे सिंपल पार्ट करा रही हूँ मैं आपको। करंट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है वो 360 दिखाया है, उसमें से 280 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो प्री एक्विजिशन है जो हमने ऊपर कैपिटल में दिखा दिया। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जो डिविडेंड है इन्होंने क्या किया, पे कर दिया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस भी कर दिया। तो हमने क्या किया, वापस ऐड बैक किया उसको। तो जो 10% डिविडेंड अभी हमने पढ़ा ना कि अगर डिविडेंड चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में से निकल गया है, तो लिखा ना इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10% हैविंग बीइंग पेड, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से निकल गया वो। तो हमने क्या, उसको वापस प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया, क्योंकि वो हमने गलत निकाल लिया। आप कंसोलिडेटेड बना रहे हैं तो हमें नहीं निकालना था, तो उसको रेक्टिफिकेशन किया। तो एक तरीके से हमारा जो रिवेन्यू प्रॉफिट्स आ गया वो 1,30,000 आ गया। अब हम निकालते हैं कि हमें गुडविल हुआ या कैपिटल रिजर्व हुआ। हमने 11,20,000 में सारे शेयर्स खरीदे, उसके बदले में हमें एक तो इक्विटी मिली 5 लाख की और कैपिटल प्रॉफिट्स मिले 3 लाख के। तो 8 लाख जो है वो हमें टोटल मिला। और हमने, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल। गुडविल, बिकॉज वी आर पेइंग मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग। सो 3,20,000 की गुडविल। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है देन आस्क। ये जो हम करते आ रहे हैं पिछले 2-3 सेशंस में, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स और गुडविल निकालना या कैपिटल रिजर्व निकालना। एनी डाउट सो फार? नो मैम। ओके गुड। अब हम अभी की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करती हूँ। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था शुरू में ही कि 7,500 का हमारा स्टॉक रिजर्व होगा, क्योंकि 60,000 में से 30,000 का स्टॉक अभी भी हमारे पास पड़ा है, तो उसका निकालिए। तो सीधा सीधा तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर सीधा नहीं हो तो क्या करेंगे, जितना हमारा प्रॉफिट था मल्टीप्लाइड बाय जो स्टॉक पड़ा है डिवाइडेड बाय जो टोटल था। तो हम एक तरीके से हमने उसको प्रोपोर्शनेटली निकाल लिया कि 60,000 में अगर 15,000 का प्रॉफिट था तो 30,000 में कितना होगा। सिंपल बच्चों वाली इक्वेशन लगाई है हमने यहाँ पे। अब हमें इंटर कंपनी जो ट्रांजैक्शंस थी वो हटानी है, क्योंकि हमने ये बोला था कि इंडियन ट्यूब्स ने भारत पाइप से खरीदा है। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी से खरीद रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, भारत पाइप के लिए इंडियन ट्यूब्स एक डेटर हो गई, तो वो डेटर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो 158 जो इसके टोटल डेटर्स थे उसमें से 60,000 माइनस कर दिए। इसी तरीके से इंडियन ट्यूब्स भी अपने यहाँ से अपने क्रेडिटर्स को कम करेगी। 150 में से 60 जो थे ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। इज इट क्लियर ये हमने क्यों किया 60,000 माइनस, डेटर्स में से भी और क्रेडिटर्स में से भी? क्योंकि हम दोनों, अगर हम दोनों को मिला रहे हैं तो डेटर क्रेडिटर को हम एक्स्ट्रा क्यों रखें, क्योंकि एक ने दूसरे से, तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। हमारा जो प्रॉफिट था वो 8 लाख रुपीस का था, उसमें से हमने 50,000 जो है वो माइनस कर दिया। अब ये 8 लाख कहां से आया ये भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉफिट है ना दोनों के मिला के, ये देखिए ये प्रॉफिट है हमारे पास 8 लाख का। इसमें अब हम ऐड करेंगे, 8 लाख का हमारे पास प्रॉफिट होल्डिंग का है, और 130 का हमने जब इसका एडजस्ट किया था ये 130 ये आ गया।
ठीक है, तो अब हमने प्रॉफिट निकालना है। तो 8 लाख ये हो गया, उसमें से हमने डिविडेंड माइनस कर दिया। ये माइनस कौन सा किया? जो कि होल्डिंग कंपनी अपना दिखा रही है कि मैंने डिविडेंड अर्न किया ना। म्यूट करिए बेटा। 8 लाख में से जो होल्डिंग कंपनी है वो दिखा रही है कि मैंने 50,000 डिविडेंड अर्न किया था, वो एक्चुअली यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये 750 बचा, और 130 इसमें भारत कंपनी जो है, हमारी सब्सिडरी कंपनी है, उसका ऐड हुआ 8,80,000, और माइनस 7,500 रिजर्व, जो स्टॉक रिजर्व था वो हमने यहाँ से माइनस करके दिखाया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट था जो हमने दिखा रखा है ना। अभी हमारी अर्निंग हुई नहीं है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसकी कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट इन कैलकुलेशन ऑफ दिस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट? एक बार फिर से बताऊं, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। 8 लाख का हमारा प्रॉफिट था, उसमें से जो डिविडेंड हमें मिला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो हमारी अपनी कंपनी है। इट इज लाइक मैं अपने शेयर पे थोड़ा ना डिविडेंड अर्न कर सकती हूँ, लेकिन मैंने दिखा रखा है, ऐड करके दिखा रखा है, क्योंकि वो पे हो चुका है। तो वहां से प्रॉफिट में से माइनस किया, वहां से भी दोनों के प्रॉफिट में से माइनस किया, है ना। तो यहाँ पे हमारा इसलिए 50,000 हो गया। और वहां पे क्योंकि हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके थे, इसलिए हमने प्लस किया था। यहाँ हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसलिए माइनस किया है। ठीक है, ये 750 होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट आ गया, 130 हमने भारत पाइप्स का दिखा दिया, 8,80,000 आ गया, और उसमें 7,500 हमारा स्टॉक रिजर्व था, वो माइनस कर दिया, क्योंकि ये हमने प्रॉफिट अभी अर्न नहीं किया है। क्लियर? एनी डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमने शेयर होल्डर अपनी जो कैपिटल है वो दिखाई, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाया, करंट लाइबिलिटीज में हमने दोनों को ऐड किया, और यहाँ पे हमने 90,000 लिए हैं, क्योंकि हम अपने आप से अपनी लाइबिलिटी खुद को नहीं दिखा सकते, वो डेटर क्रेडिटर हमने माइनस किए थे। और ये फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, गुडविल हमारी जो है इंटेंजिबल, वो हमने दिखाई है। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में दोनों के स्टॉक ऐड किए, लेकिन जो 75,000 था वो हमने इसमें से माइनस किया है। और जस्ट वेट अ मिनट, इट्स नॉट 7,500, ये 7,500 होना चाहिए। कैलकुलेशन चेक करिए। Yes, ma'am. 7,500 है. हाँ, ये मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, है ना। 75,000 नहीं है, ये 7,500 जो हमारा स्टॉक रिजर्व था, ये वो है। जी. ओके। Okay. और ट्रेड जी. रिसीवेबल्स हमने दोनों के डेटर्स ऐड किए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों के ऐड किए। शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन भी हमारे पास आ गई है, 15 लाख की, उसकी अपनी कैपिटल वही रहेगी। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आ रहे हैं, ये हमने दोनों यहाँ पे दिखा दिए। मैं थोड़ा सा जूम कम करती हूँ तो आपको दिखेगा, ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था। ठीक है, और टेंजिबल एसेट्स भी हमने दोनों को ऐड करके दिखा दिया है। एनी डाउट? No, ma'am. ठीक है, नो मैम। आप बाकी के जो क्वेश्चन है उसको आप करिएगा एक बार, इसी तरीके से वो भी सारे क्वेश्चंस होंगे। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको करना है। ठीक है, विद दिस अवर होल्डिंग कंपनी का जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है। आप इसको कल तक का टाइम में आपको दे रही हूँ, यू डू इट कंप्लीटली। इसके सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर करें। और अगर कुछ भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ओके।